Hello students, in today's lecture number 2 on work and energy for class 9, we shall have discussion on energy and its type. In lecture 1 we already discussed the concept of work done by a constant force. हमने जाना कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में की पोजीशन में यदि चेंज आता है तो वहां पर हम कहते हैं कि वर्क डन होता है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से दोनों कोई एक जीरो होता है या दोनों जीरो होते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी की हैं। अब जो हमारे सामने टर्म है वो है एनर्जी। एनर्जी बच्चों आप सभी जानते होंगे, देखिए डेफिनेशन तो इसकी सिंपल सी है कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप सब बच्चों को पता होगी। एसआई यूनिट की बात करें एनर्जी की तो एसआई यूनिट जो है एनर्जी का जूल होता है। जूल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। जूल जिसको हम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जूल नाम के जो वैज्ञानिक थे, बेटा पूरा इनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये इनका पूरा नाम था जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो रिसर्च किया, इनका रिसर्च मेनली किस फील्ड में है? इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में है। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया और थर्मोडायनेमिक्स में भी इन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया। इलेक्ट्रिसिटी में, थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने अपना रिसर्च किया। इसके अलावा यदि हम देखें कि जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो इन्होंने स्टडी किया था, उसका लॉ इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई भी किया था और उन्होंने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फाइंड आउट किया। जो एनर्जी और वर्क का यूनिट है इन्हीं के सम्मान में जूल रखा जाता है। इन्हीं के सम्मान में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में ही एनर्जी का यूनिट जूल कहा जाता है और वर्क का यूनिट भी जूल कहा जाता है। तो ये थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में काफी रिसर्च वर्क किया। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था किसने? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। किसने किया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक है, इसलिए एनर्जी और वर्क का जो यूनिट है जूल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी और वर्क का यूनिट जूल बोला जाता है। तो हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। और डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो एनर्जी कहलाता है। चलिए अब इसके मीनिंग को हम समझने के लिए कुछ और इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एनर्जी की जब बात आती है, हम जानते हैं कि हमारे जो जीवन है, लाइफ है, ये मैं बेसिक बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो जो एनर्जी है, एनर्जी के बिना हम अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी, है या नहीं? बिकॉज ये जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, हम और आप पढ़ रहे हैं, तो अभी जिस कैमरे का मैं यूज कर रहा हूं, जिसके जरिए मैं आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको मिल पा रहा है, ये भी उस मोबाइल का जो कैमरा है या जो भी कैमरा हमने यहाँ लगाया हुआ है उसमें उसकी बैटरी को चार्ज किया गया। किसकी हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। और जो उजाला आपको दिखाई दे रहा है ये भी जो है किसी लैंप की वजह से जल रहा है, लैंप की वजह से उजाला हो रहा है। और लैंप को क्या सप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
गर्मियों के दिनों में फैन की जरूरत होती है, तो फैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के से। सर्दियों के दिनों में हमें हीटर की जरूरत होती है, गर्म करने, टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत होती है, तो हीटर किस पर वर्क करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करता है। और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। आप जानते हैं एनर्जी को यदि आप जनरेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। एनर्जी के सोर्स की यदि हम बात करें, सबसे पहले जनरेशन पर जाने से पहले मैं आपसे सोर्स की बात करूं। सोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का, आज जिस सोर्स की तरफ हम देखते हैं वो है सन। सन सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि इससे अनलिमिटेड सनलाइट मिलती है और उसको हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। हार्नेसिंग ऑफ सनलाइट को सोलर सेल की हेल्प से हम क्या करते हैं? सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सन जो है सबसे बड़ा सोर्स है। हमारी डिमांड्स एनर्जी को यूज करने की डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। अब जो सोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं। हाइड्रो पावर स्टेशंस में आप सब जानते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस में हम क्या करते हैं? पानी के बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और उस डैम से पानी को एक हाइट से एक टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे कि टरबाइन के ब्लेड्स पर गिराया जाता है, जिससे कि वो घूमने लगता है। यानी जो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम टरबाइन के ब्लेड्स को ट्रांसफर करते हैं और उससे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से हम पानी की हेल्प से हाइड्रो पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, नो डाउट यहाँ पर जो एनर्जी का जनरेशन है वो ज्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? यूरेनियम की हेल्प से करते हैं। यूरेनियम फ्यूल चाहिए हमें, किसको गर्म करने के लिए? पानी को गर्म करने के लिए। वाटर को हीट करने के लिए, किसको हीट करने के लिए? वाटर को हीट करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत होती है। और यूरेनियम जो है एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है बेटा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप कभी हॉस्पिटल में गए हों तो आपको जो है कई बार जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें डॉक्टर हमारा एक्सरे के लिए बोलता है, एमआरआई के लिए बोलता है, तो वहां पर रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। एक्सरे क्या है? रेडिएशन है। तो ये रेडिएशंस, ये यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऑटोमेटिकली क्या निकलते हैं बेटा? रेडिएशन निकलते हैं, जिनको यदि हम एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा यदि हम कंज्यूम कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है फेल हो सकता है। तो यूरेनियम का यूज हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर करते हैं और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कहां पर? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। यूरेनियम की हेल्प से चेन रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है और पानी को गर्म करके जो है स्टीम जो बनेगी, पानी को गर्म करके जो स्टीम बनती है उस स्टीम को टरबाइन के ब्लेड्स पर गिरा करके काइनेटिक एनर्जी जब हमें मिलेगी, टरबाइन घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से फिर उसको हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है एक हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन आप सुनते होंगे। थर्मल पावर स्टेशन में हम पानी का स्टीम बनाने के लिए, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कोल का यूज करते हैं। कोल का यूज करते हैं या फिर जिसको आप पराली कहते हो, चारा जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम कोल का यूज करते हैं और इसकी हेल्प से पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन ये तीनों ही जो सोर्सेज मैंने आपको बताए, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, इन तीनों से हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज गोइंग ऑन, यू नो इट वेरी वेल। सो टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड्स of each and every individual, we have to look we have to search for a source which is unlimited। और ऐसा सोर्स कौन है? ऐसा सोर्स कौन है? सन है। सन से आने वाली जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो अनलिमिटेड है। इस सन एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? सोलर सेल्स की हेल्प से। तो आजकल आप जानते हैं सोलर एनर्जी का जमाना है। हम सोलर एनर्जी यानी सन से जो एनर्जी मिल रही है उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, सोलर पैनल्स के, सोलर सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, ठीक है।
सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट वेज हैं एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे विंड एनर्जी भी, विंड मिल भी एक सोर्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, आप सब जानते हैं विंड मिल है। और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर, वो टाइड्स की हेल्प से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वेव एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ठीक है, इन सबको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रोइंग डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन सबसे बेटर जो सोर्स इस समय है वो क्या है? सोलर सेल है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइट अवेलेबल है, सोलर लाइट अवेलेबल है, उसको हम हार्नेस कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हार्नेस का मतलब एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में देखते हैं कि एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इन सब से ये पता चलता है, जो भी हमारी डिमांड्स है, देखिए घर में पानी आता है तो बिना मोटर के, बिना इलेक्ट्रिक पंप के, बिना मोटर के वो पानी घर में रखी हुई टंकी तक नहीं पहुंचेगा, और ना ही ग्राउंड से वाटर को निकाला जा सकता है बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पानी को ग्राउंड से निकालने में, ऊपर भेजने में, टंकी तक भेजने में, इसके अलावा गर्मियों के दिनों में आपको फैन की जरूरत होती है, टेलीविजन आप देखते हो, कंप्यूटर्स चलाते हो, मोबाइल्स चलाते हो। अब देखिए जो ऑनलाइन क्लास कोरोना पैंडेमिक में चली है, ये क्या बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऐसा हो गया? यदि इलेक्ट्रिकल नहीं एनर्जी नहीं होता तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम इन सब बातों से ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये तो मैंने केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आपको बताया। ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म हो सकती है एनर्जी की, जैसे हीट एनर्जी भी एक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम दो टाइप की एनर्जी की बात करेंगे, दो टाइप की जो एनर्जी की बात करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये तो एक बैकग्राउंड बताया कि एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें एनर्जी की जरूरत है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी कितने टाइप की होती है जो इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली दो टाइप के एनर्जी की हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप की हो सकती है, वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप की हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो दो टाइप की एनर्जी है। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी भी नाम देते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी भी नाम देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी भी नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल शब्द भी नाम दिया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में मैं के डॉट ई लिख सकता हूं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में मैं पी डॉट ई लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो अब 1 बाई 1 हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है और कैसे उस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, देखिए जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की यदि मैं बात कहूं, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by an object, possessed by an object, by an object, possessed by an object by virtue of its motion। किसकी वजह से? virtue of its motion। मोशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है, सिंपल सी भाषा में कहें कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको के डॉट ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बुक्स में इसको के से लिखा गया है, कई बुक्स में ई के से लिखा गया है। और इसको फॉर्मूला जो होता है इसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ये ऑब्जेक्ट का मास m है और यदि v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। यहां पर m ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा यूनिट की बात की जाए तो एनर्जी किसी भी टाइप का हो,
एसआई यूनिट की यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहाँ एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। कोई भी टाइप की एनर्जी हो जिसको आप जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जूल को, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या होगा, सेम होगा, जे जूल होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वर्क करता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो ये वर्क करेगा, और जब वर्क करेगा तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए कुछ जैसे हम एक हैवी बॉल की बात करें, एक हैवी बॉल की बात करें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ये एक बॉल है, हैवी बॉल है, ठीक है। कैसी बॉल है, हैवी बॉल, हैवी बॉल, ठीक है, हैवी बॉल। और इसको एक मिट्टी का ढेर है, ये मान लीजिए मिट्टी का ढेर है, हीप ऑफ सैंड है, ठीक है, हीप ऑफ सैंड या बेड ऑफ सैंड, थिक बेड ऑफ सैंड, इसको हम कह सकते हैं थिक बेड ऑफ सैंड, थिक बेड ऑफ सैंड। आपने ये एक्टिविटी अपने चाइल्डहुड में की भी होगी। ये एक हैवी बॉल है, ठीक है, जिसका अपना कुछ मास है, स्मॉल एम मान लीजिए। जब इस हैवी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ये जो बैट्स, ये कैसा है, थिक बेड ऑफ सैंड। ये सैंड कैसी है बेटा, वेट है, गीली है। गीली मिट्टी के बेड पर, गीली मिट्टी पर जब इस हैवी बॉल को गिराया जाता है तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, जब इस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल जब इस मिट्टी पर आकर के गिरेगी तो यहां पर इस तरीके से डिप्रेशन आ जाएगा, यानी गड्ढा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। ये गीली मिट्टी है, जब इसमें आकर के बॉल गिरेगी तो इसमें डिप्रेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है गड्ढा हो जाएगा, यानी ये बॉल इसके अंदर धंस जाएगी, ये बॉल जो है इसके अंदर धंस जाएगी, है या नहीं। तो यहां पर जो इस तरीके से डिप्रेशन आया, ये किसकी वजह से आया, इस बॉल की वजह से आया जो आपने यहां से गिराई है। मान लीजिए कितनी हाइट से गिराई है, यदि मैं हाइट को अज्यूम कर लूं, मान लीजिए आपने 25 सेंटीमीटर हाइट से इसको गिराया है, 25 सेंटीमीटर हाइट से गिराया है, और 25 सेंटीमीटर हाइट से गिराने पर इसमें आप डिप्रेशन देखिए। अब इसको अलग अलग हाइट से गिरा करके देखिए। पहले आप 25 सेंटीमीटर से गिराइए, पहले केस में 25 सेंटीमीटर से जब इसको गिराया तो कितना डिप्रेशन आया। फिर 50 सेंटीमीटर से गिरा करके, 50 सेंटीमीटर की हाइट पर से गिरा करके देखिए। फिर आप 1 मीटर की हाइट से गिरा करके देखिए। फिर 1.5 मीटर की हाइट से गिरा करके देखिए। तो आप जानते हैं जितनी ज्यादा हाइट से आप इस बॉल को गिराएंगे उतना ही ज्यादा डिप्रेशन आएगा, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग जगह आप गिराइए। 25 सेंटीमीटर पर गिराया तो ये इतनी अंदर गई, जब 50 सेंटीमीटर हाइट से इसको गिराएंगे तो ज्यादा अंदर जाएगी, 1 मीटर हाइट से गिराएंगे तो और ज्यादा अंदर जाएगी, और 1.5 मीटर हाइट से गिराएंगे तो और ज्यादा अंदर जाएगी। यानी मैक्सिमम डिप्रेशन किस केस में आएगा, यदि हम डिप्रेशन की बात करें, यानी ज्यादा अंदर तक कब जाएगी ये बॉल, ज्यादा अंदर तक कब जाएगी ये बॉल, जब इसको 1.5 मीटर हाइट से गिराया गया। यदि इस एग्जाम्पल की बात करें तो 1.5 मीटर की हाइट से जब इस बॉल को गिराते हैं तो सबसे ज्यादा ये गीली मिट्टी के अंदर जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा हाइट पर बॉल होगी बेटा, जितनी ज्यादा हाइट, जैसे 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 ये 25 सेंटीमीटर पर है और ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर पर है और 1 मीटर पर है या 1.5 मीटर पर है, तो जो बॉल जितनी ज्यादा हाइट पर होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एम है और नीचे की तरफ जी लगेगा तो वेट हो गया एम जी। और जब ये एक जगह, जब ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से, ऊंचाई से जब आप इसको गिराएंगे तो इसके पास 25 सेंटीमीटर की हाइट पर जो एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh होगी। जब इसको इस हाइट से गिराएंगे तो जब ये रिलीज की जाएगी तो उस समय इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए जब ये रेस्ट में थी तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही आपने इस बॉल को छोड़ा तुरंत इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती चले जाएगी, एक्सिलरेटेड मोशन होगी। यदि हम आप थ्रस्ट वगैरह को नेग्लिजिबल कंसीडर करें, यदि फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कंसीडर करें उस केस में, ठीक है,
तो अभी आप इतना समझें कि यदि बॉल जितनी ज्यादा हाइट से आप गिराओगे उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि जितनी हाइट पर बॉल होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के साथ आप बॉल को गिराओगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से बॉल नीचे की तरफ आएगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगी, ज्यादा वेलोसिटी से नीचे आ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं भाई? जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बॉल के पास कब होगी? जब बॉल को 1.5 मीटर हाइट से गिराया गया है। बेटे जब मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज्यादा हाइट से बॉल को गिराएंगे वो बॉल उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगी, यानी उसके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो डिप्रेशन आएगा, बॉल जो गीली मिट्टी के अंदर ज्यादा अंदर तक जा रही है, क्यों जा रही है भाई? 1.5 मीटर पर से गिराने से, 1.5 मीटर की हाइट से जब बॉल को आपने गिराया तो ये बॉल गीली मिट्टी के अंदर ज्यादा अंदर तक चली गई। क्यों? क्योंकि उस समय बॉल के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, इस कारण ऐसा हुआ। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी मास पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यदि आप एक मान लीजिए चींटी को गिराओगे गीली मिट्टी पर तो कुछ नहीं होगा, एक हाथी को गिराओ इतनी हाइट से तो भाई नीचे जो मिट्टी है वो धंस जाएगी, है या नहीं? तो जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी भी तो उतनी ही ज्यादा होगी बेटा, है या नहीं? और ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? यदि हम बात करें मास और वेलोसिटी में, यदि कंपैरिजन करें कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, ज्यादा डिपेंड करने का मतलब मास और वेलोसिटी में से किसको चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा? वेलोसिटी। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी स्क्वायर टर्म में है। किस फॉर्म में है? स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहां पर वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज करने से v स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज होगी एज कंपेयर टू मास, ठीक है? हालांकि मास और वेलोसिटी दोनों को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। मास को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। वेलोसिटी के जितना ज्यादा तो 2 बार बढ़ाया, 2 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। मास को 2 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होगी। यानी मास और काइनेटिक एनर्जी में तो सेम रिलेशन है, जितना आप मास को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगी। लेकिन वेलोसिटी तो स्क्वायर टर्म है तो डबल रेट पर बढ़ जाएगी, स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, उससे भी आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एक और एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है बेटा। इस टेबल पर मान लीजिए ये आपने एक कार्ट रख दिया, इसमें व्हील लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, ठीक है? ये एक वुडन, ये क्या है? ये वुडन की एक ट्रॉली है। ये ट्रॉली, इसको आप ट्रॉली नाम दे सकते हो, ट्रॉली, ठीक है? ये ट्रॉली है, इसके व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है भाई? अब यहां पर एक क्या लगाई हुई है आपने? यहां पर लगाई हुई है एक पुली। ये क्या लगाई हुई है? पुली है बेटा, ये पुली है, ठीक है? ये वुडन ब्लॉक एक रख देते हैं, यहां पर एक मैं वुडन ब्लॉक रख देता हूं, ये वुडन ब्लॉक रख दिया, ठीक है? ये वुडन ब्लॉक रख दिया जिसका मास हमें पता है, जिसका मास हमें पता है, और ये ट्रॉली के आगे रख दिया। किसके आगे रख दिया? ट्रॉली के आगे रख दिया, और कहां पर? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया। अब देखिए, मैंने इस ट्रॉली को एक रस्सी से बांधा, और रस्सी को पुली पर से होकर के इस तरीके से यहां पर एक वेट सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड कर दिया? वेट सस्पेंड कर दिया, ठीक है? क्या होगा? पुली आगे आएगी। क्या होगा? पुली आगे आएगी। पुली विल मूव फॉरवर्ड, लेकिन कहां से कहां तक जाएगी? पुली आगे नहीं आएगी, ट्रॉली आगे आएगी। ट्रॉली विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसकी वजह से? इस वेट की वजह से। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इस जगह पहुंचेगी, इस वुडन ब्लॉक पर पहुंचेगी, ये ट्रॉली रुक जाएगी। ये ट्रॉली क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी।
क्यों स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि ये जो वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इस पर ट्रॉली पर इस तरफ फोर्स लगाएगा और ट्रॉली इस तरफ जाएगी। लेकिन इस समय वुडन ब्लॉक का आपने फिक्स किया हुआ है। क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। हो सकता है ये वुडन ब्लॉक फिक्स नहीं हो तो ये कुछ डिस्टेंस तक आगे चले जाए। यदि आपने वेट ज्यादा लटकाया हुआ है इस वुडन ब्लॉक के मास के कंपैरिजन में, तो उस केस में ये वुडन ब्लॉक जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इसका मास कम है, किसका? ट्रॉली का, और इस वुडन ब्लॉक का मास ज्यादा है, तो ये ट्रॉली यहीं पर रुक जाएगी, है या नहीं? अब यहां से यहां तक इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ना ट्रॉली का, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एस नाम दे देता हूं इसको, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, जब यहां पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ गया ट्रॉली की पोजीशन में, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर वर्क डन हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है? F इंटू एस, इतना वर्क डन हो रहा है। और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। भाई इसके जब ये आगे जाएगी तो किसी वेलोसिटी से आगे जाएगी और इसका ट्रॉली का अपना कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जब वुडन ब्लॉक इसको रोक लेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। जब ये ट्रॉली स्टेशनरी कंडीशन में होगी, जब एक ही जगह होगी, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये मोशन में होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। आप चाहते हैं कि इस वुडन ब्लॉक को भी आगे खिसकाते हुए ट्रॉली आगे चली जाए, तो उसके लिए आपको यहां पर वेट इंक्रीज करना होगा और उतना वेट इंक्रीज करना होगा जिसका वैल्यू इस वुडन ब्लॉक के वेट से ज्यादा हो। ठीक है, तो जब वेट को आप इंक्रीज करोगे तो ये ट्रॉली इस पर ज्यादा फोर्स लगा पाएगी और वुडन ब्लॉक को भी आगे खिसका देगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां वर्क डन हो रहा है। और तो यहां पर जब ट्रॉली मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, और ट्रॉली जब इस वुडन ब्लॉक से टकरा करके स्टॉप हो जाती है तो उस केस में इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर ये ट्रॉली जब मूविंग कंडीशन में थी तो इसने ब्लॉक पर वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? कैन डू वर्क। ये यहां से पता चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करेगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा, है या नहीं? वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। वेलोसिटी जितनी कम होगी, वर्क डन उतना ही कम होगा। वर्क डन उतना ही कम होगा। जितनी आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, वर्क डन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, एक बुलेट जो है एक टारगेट को हिट कर देती है। जैसे ये वुडन का ब्लॉक है, ये वुडन का ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। जब इस पिस्टल से आप बुलेट फायर करोगे, जब इस पिस्टल से आप बुलेट फायर करोगे बेटा, तो ये बुलेट जो है इसके अंदर पियर्स हो जाती है। क्यों पियर्स हो जाती है? अंदर क्यों चले जाती है बुलेट? अंदर क्यों चले जाती है? क्योंकि इस बुलेट ने इस वुडन ब्लॉक पर फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया, और उस वजह से यहां पर वर्क डन हुआ। जब फोर्स लगेगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, वैसे ही मैंने अभी जो एग्जांपल दिए कि जब आप हाइड्रो पावर स्टेशन में टरबाइन के ब्लेड्स पर पानी गिराते हो तो टरबाइन क्यों घूमने लगता है? क्योंकि जो पानी आपने गिराया उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब टरबाइन मोशन में आया, जब पानी नीचे गिरा तो वो मोशन में आया, तो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, और वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई ब्लेड्स को। तो उस वजह से वो जो पंखा है घूमने लग जाता है। आप जानते हैं जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, जो टेबल फैन जो होता है बेटा, उसकी एक विंग पर आप फोर्स लगाइए तो वो घूमने लग जाएगा। यानी जहां भी फोर्स होगा, जहां भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगा, जब भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगा तो वो वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखिए, किसी पेड़ से मान लीजिए कोकोनट गिर रहा है, कोकोनट, एक फॉलिंग कोकोनट, जो कोकोनट गिरता है किसी पेड़ से, कोकोनट जो गिरता है किसी पेड़ से, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे ही एक कार स्पीड से चल रही है, मूविंग कार, मूविंग कार, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग कार के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। एक स्टोन है, स्टोन जो कि रोलिंग है, मूविंग है, रोलिंग स्टोन के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी या नहीं होगी? वाटर फ्लो कर रहा है,
फ्लोइंग वाटर के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वर्क डन होगा तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप हवा की बात करते हैं, ब्लोइंग विंड्स की बात करते हैं, हवा जब बहती है तो उसके पास भी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है या नहीं? ठीक है। जैसे जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, मान लीजिए ये एथलीट है, ये एथलीट जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दौड़ते हुए रन करेगा, तो इसके पास भी कौन सी मोशन एनर्जी होगी? इसके पास भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये दौड़ेगा तो उस समय, रनिंग के समय, इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। थोड़ी देर में ये यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर अगली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से रनिंग एथलीट के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट मूविंग होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया इन सारे एग्जाम्पल से कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी। हम कह सकते हैं, जो डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताया वो इन सारे एग्जाम्पल से अब निकल के आ रही है। क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है? कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object kinetic energy is the energy possessed by an object ड्यू टू इट्स मोशन। इसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के पास, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके? ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जो कि उसकी मोशन के कारण होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, स्पीड जितनी होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मैंने आपको यह भी बताया कि मास और वेलोसिटी में यदि कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर। इसका मतलब वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, और मास में थोड़ा सा चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लीजिए 2 किलोग्राम है। अब 2 किलोग्राम से इसका मास कर दिया मैंने 4 किलोग्राम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट का मास तो मैंने 2 किलोग्राम रखा, लेकिन जो वेलोसिटी है उसको मैंने 2 मीटर पर सेकंड के बजाय कितना कर दिया? 4 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो होगी ई के, ये हो जाएगी हाफ एम बी, कितना हो गया? 4 मतलब यहां पर 4 का मतलब 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। पहले 2 थी, अभी 16 हो जाएगी। यानी पहले 4 थी, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा भाई? ये वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी 2 थी, अब वेलोसिटी जो होगी वो पहले वाली वेलोसिटी की डबल हो गई। जब पहले वाली वेलोसिटी की डबल हो जाएगी तो उस केस में देखिए 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। ये कितना आया? हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 4 आया, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गई। कब? वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, लेकिन मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। मास को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ी, और वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ी। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। मास पर भी डिपेंड करती है, लेकिन मास और वेलोसिटी के तुलना में काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है। आगे बात करेंगे अब हम कैसे डिराइव करें। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन हम डिराइव करना चाहेंगे। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम डिराइव करना चाहेंगे, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूला है उसको हम यहां डिराइव करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ये इनिशियली का मतलब क्या होता है? t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन कुछ समय के बाद ये मोशन में आता है।
कुछ समय के बाद किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। किस टाइम पर, t इज इक्वल टू टी टाइम पर ये मोशन में आ जाता है और ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। यही वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शुरुआत में ये रेस्ट में था, लेकिन कुछ समय के बाद ये मोशन में आ जाता है। जब ये मोशन में आता है तो ये अपनी जगह चेंज कर लेता है। देखिए यहां से यहां चला गया है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट आया, तो इसका मतलब यहां वर्क डन होगा। अब वर्क डन होगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी, इसे पता करने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता, कुछ समय लगता है पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने में। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि एक एनर्जी जब दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा कि एनर्जी पूरी तरह दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, वहां कुछ लॉसेज भी हो जाते हैं, वहां कुछ लॉसेज भी हो जाते हैं। तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस होता है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है, a क्या है भाई, एक्सिलरेशन है, a क्या है, एक्सिलरेशन है। और s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां तक जाने में s हो गया, ठीक है। किस एक्सिलरेशन के साथ, जब फोर्स लगेगा इस पर, जब इस पर फोर्स लगाओगे आप तो इसके पास एक्सिलरेशन आएगा, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है ये एक्सिलरेशन पर डिपेंड करता है, यानी एक्सिलरेशन होगा तो फोर्स होगा, फोर्स एक्सिलरेशन पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहां पर इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 को हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ किससे, 1/2m से, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/2m से पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये आ जाएगा, राइट साइड में ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो इधर तो बचा हाफ एम बी स्क्वायर और इधर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम, ब्रैकेट ओपन किया है बेटा मैंने, 2as। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ और u इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इस केस में ये इधर तो बचेगा हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 0 बेटा, u 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया और इधर बचा एम ए इंटू एस। अब एम ए के बारे में तो आप जानते होंगे, एम ए क्या है, फोर्स है भाई। यहां पर फोर्स लगा रहे थे आप ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सिलरेशन के बराबर होगा, जो बात मैंने बताई आपको। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एम इंटू ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, फोर्स इंटू एस। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, यानी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वर्क डन आ गया। और यहां से वर्क डन बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आएगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जो भी वर्क डन होगा बेटा वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो W की जगह E के काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ काइनेटिक एनर्जी का, जहां पर m ऑब्जेक्ट का मास है, v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, e के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बात हो गई एक। अब देखिए आगे मैं आपसे बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये भी जरा हम जान लेते हैं, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी से पहले बात कर लें इसके कुछ एग्जांपल्स की। बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं 11.3। 11.3 क्या कह रहा है, देखिए एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं।
ये है हमारा एग्जाम्पल 11.3। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया हुआ है कि उसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको आप डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, और जिसका मास आपको दे रखा है 15 किलोग्राम। यही कह रहा है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसके साथ? 4 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, सिंस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में चलिए पूरा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ई के क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देखिए, मास है हमारे पास, कितना है मास? 15, और वी कितना है भाई? 4, तो 4 होल स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व करें, 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 इंटू 4 120 जूल। कितना एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। बड़ा आसान सा सवाल, इस तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की हम यहां बात कर लेते हैं। एग्जांपल 11.4 क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, देखिए 11.4 में क्या कह रहा है? What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 किलोग्राम? यदि कार का मास 1500 किलोग्राम है तो कार की वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर करने में कितना वर्क डन करना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए देखिए ये जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पहले डायग्राम बनाइए। ये मान लीजिए एक कार है, ये मान लीजिए एक कार है, ये कार है, ठीक है, और इस कार का जो मास है, ये कार है बेटा, इस कार का मास है 1500 किलोग्राम, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। भाई इसकी वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से कितना करना कह रहा है, वो कितना करने की कह रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी है या नहीं? 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर करना है इस कार का, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। वर्क डन कितना होगा ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक से, मैंने आपको दिखा भी दिया, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया अब आपको। अब पहले देखिए, मास 1500 किलोग्राम है, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है आपको ये पहचान में आना चाहिए कि भाई 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर वेलोसिटी करना चाहते हैं। इसका मतलब 30 तो इनिशियल रहा होगा ना, और 60 फाइनल हो गया। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो देखिए 30 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ऐसे करते हैं। अब यहां से देखिए 150/18 आया, ठीक है, 18 आया मीटर पर सेकंड। और सॉल्व कर लें इसको, तो 5 3 जा 15, 30 तो ऊपर आ गई, सॉरी 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा बेटा, 3 5 जा 15, ऊपर 50 आ गया और नीचे 6 आ गया। और कैंसिल कर सकते हो, और 2 से कैंसिल कर सकते हो, 25 और 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ये इनिशियल स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको, 30 किलोमीटर पर आवर को। अब इसको भी कन्वर्ट करें तो v बराबर 60, अब यहां भी किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 300/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 300 का मतलब क्या हो गया, यदि आप करें तो 100/6 मीटर पर सेकंड, 3 से कैंसिल किया तो, और एक बार कैंसिल करें तो ऊपर 50 और नीचे 3 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, जब इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है और मास है कार का, तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ एम यू स्क्वायर।
आई का मतलब इनिशियल, ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल ये होगा भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन होगा, है या नहीं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ, एम का मतलब 1500 और यू स्क्वायर मतलब 25/3 इंटू 25/3। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा, इसको सॉल्व करने पर बेटा जो आएगा वो 1,56,250/3 जूल आ जाएगा। ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब ऐसे ही आप निकाल लें फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ एम इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो एम कितना 1500 ये लीजिए, और वी कितना है 50/3, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6,25,000/3 जूल। ये आंसर आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको वर्क डन चाहिए। वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा W, वर्क डन W बराबर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दीजिए तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, यानी 6,25,000/3 जूल माइनस 1,56,250 जूल/3। सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम आया और ऊपर 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, और 15 में से 7 गया 8, और 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इतना जूल आ गया 1,56,250 जूल। ये वर्क डन हो जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से वर्क डन निकाला जा सकता है। तो ये हमने बात यहाँ पर की कि कितना वर्क डन होगा एक कार की स्पीड को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर करने में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 3, इसी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी पजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्वेश्चन नंबर 2 हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, जिसका ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी डबल और 3 टाइम्स कर देने पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखिए इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 की मैं बात कर रहा हूं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का और पेज नंबर है 152। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास m है और मूविंग विद ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको 25 जूल। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड। जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, पहला केस व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है। लेकिन देखिए यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखा है E के इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, E के कितना दे रखा है 25, हाफ एम वी कितना दे रखा है 5 होल स्क्वायर। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर मास निकाल लें इसका। ठीक है, मास निकल जाएगा ये 25, और मास कितना आ गया 25 से 25 कैंसिल, मास आ गया 2 kg। कितना आ गया मास 2 kg आ गया। ठीक है, तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी उस समय देखिए ई के डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वेलोसिटी डबल होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डबल होने का मतलब 2v हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले वेलोसिटी है, और पहले वेलोसिटी 5 थी और 2 टाइम्स कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है या नहीं।
तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम, मास तो वही रहेगा और यहाँ वी डैश स्क्वायर आएगा। तो हाफ एम कितना है भाई 2 kg निकाल लिया, वी डैश कितना है 10 इंटू 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना हो गया 100 जूल हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। भाई इनिशियल कितनी थी 25 जूल, अब कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई। तो एक बात समझ में आ गई आपको। दूसरा वो कह रहा है कि जब वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाता है, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, यदि वेलोसिटी को 3 टाइम्स 3 गुना कर दिया जाता है तो क्या होगा। इसका मतलब वेलोसिटी को कितना कर दिया गया बेटा, v डैश को कर दिया गया 3 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी का। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। चलो अब वेलोसिटी को v डैश डबल डैश से और काइनेटिक एनर्जी को e के डबल डैश से। तो मास तो वही रहेगा, आप कितनी वेलोसिटी कर दो और v डबल डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 मास कितना है भाई 2 है, मास 2 kg आया था, इंटू वी डबल डैश कितना है भाई 3 टाइम्स किया है। तो 3v का मतलब कितना हो गया, v डबल डैश इज इक्वल टू 3v, v कितना था हमारा, v आया था 5 दे रखा है ना, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। भाई v का वैल्यू 5 है तो 15 हो गया, तो 15 इंटू 15 यहाँ पर आएगा और 2 से 2 कैंसिल हुआ, 15 कितना हो गया भाई 15 5 75 का 5 और ये 225 जूल आ गया। इतनी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यदि हम इसको देखें तो कितनी आ रही है भाई ये कितनी टाइम्स आ रही है, इसमें यदि हम 25 जूल हमारी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, तो 25 थी ना शुरुआत में, 25 थी। तो अभी हमने वेलोसिटी को 3 गुना किया है, वेलोसिटी को 3 गुना किया तो ये कितना आ जाएगा भाई 9, हाँ 9 टाइम्स आ गया। देखिए कितना आ जाएगा 9 इंटू इसको 25 लिखा जा सकता है, 9 5 से 45 का 5 और हाँ ठीक है इतना लिखा जा सकता है। इसका मतलब 9 टाइम्स हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, कौन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गई, जब वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, स्क्वायर में बढ़ जाती है, 3 टाइम्स किया तो 9 गुना बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स किया तो 4 गुना बढ़ जाएगी, यदि 4 टाइम्स करेंगे 4 टाइम्स करेंगे वेलोसिटी को तो कितनी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी को यदि 4 टाइम्स करते हो तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी भाई, जैसे 3 टाइम्स किया तो 9, 2 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स और 3 टाइम्स करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स 9 टाइम और 4 टाइम्स करोगे तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आज हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की, इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।